वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम अलग अलग आर्टिकल्स को हम देख रहे थे और उन आर्टिकल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारा देश जो चलता है वो संविधान के बेस पे है। हमारे देश में जितने भी कानून कवायद हैं, जिस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम संविधान संविधान से देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। उसी के तहत हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 15 देखा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 15 जो है संविधान का, उसको हम आज आगे और लेके जाएंगे। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि डिस्क्रिमिनेशन जो है या भेदभाव जो है वो किन किन चीज़ों पे देश को रोका जाता है। देश बोलता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पर आपको कभी भी भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान कहता है। लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, और आज चलिए इस वीडियो में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस बात को भी समझ लिया था कि भेदभाव शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसके मानी क्या है, और उसको हमने थोड़ा डीप में देख लिया था। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ केस स्टडीज से। इन केस स्टडीज से हम लोग को समझ में आएगा कि किस हिसाब से भेदभाव को कोर्ट जो है या अदालत जो है वो देखती है, या डिस्क्रिमिनेशन को कोर्ट जो है किस किस लैंग्वेज में किस हिसाब से देखती है। क्योंकि जब जब कोई नया केस आता है और उसमें कुछ ज़रूरी सवाल उठाए जाते हैं, तो उसमें कोर्ट के जो है या अदालतों के फैसले बदल जाते हैं। जो जजमेंट पास होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, देश के कानून चेंज होते रहते हैं। उसी के तहत अलग अलग तरीके से फैसला आता है। तो आज का हमारा सबसे पहला केस जो है वो है काठीरान रावत वर्सेस सौराष्ट्र राज्य। इसमें होता यह है कि आईपीसी का सेक्शन 302, 307, 392 और आईपीसी का ही सेक्शन 34 को एक साथ देख के पढ़ा जाना था, और सौराष्ट्र राज्य ने लोगों की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स को स्टेब्लिश किया, ताकि वो इन सेक्शंस को जो मैंने अभी आपको बताया 302, 307, 392 और 34 के साथ पढ़ना था। इसके तहत अदालतें लगाई गई और बोला गया कि ये स्पेशल कोर्ट्स जो है इन केसेस को, इन धाराओं वाले केसेस को देखेगी और उनके ऊपर फैसला लाएगी। कोर्ट में एक केस फाइल किया गया और वहां पे ये सवाल उठाया गया कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं वो भेदभावपूर्ण है। मतलब कि एक विशेष एरिया में रहने वाले लोगों के, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और ये उनके लिए भेदभावपूर्ण है। तो इस पे अदालत ने कहा कि सरकारें जो भी लेजिस्लेशंस लेके आती हैं या विधेयक लेके आती है वो हमेशा भेदभावपूर्ण नहीं होती है। इसमें किसी एक विशेष इंसान के लिए या किसी एक स्पेशल या इंडिविजुअल इंसान के लिए नहीं किया गया है, इसमें पूरे एक क्षेत्र के लिए किया गया है, इसलिए ये भेदभावपूर्ण नहीं है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ज़रूरी केस भी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे हम लोगों को समझ में आता है कि किस हिसाब से अदालतें फैसला देती हैं। ये केस था जॉन विलिटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इस केस को ऑल इंडिया रिपोर्टर 2003 सुप्रीम कोर्ट एडिशन के पेज नंबर 2902 में देख सकते हैं। मैं आपको कम अल्फाज में इस केस को समझाने की कोशिश करता हूँ। केस में बेसिक बात ये थी कि एपिलेंट जो है उसने बोला कि उसकी वसीयतनामा जो है, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में आता है, उसके तहत उसको वसीयत करने से रोका गया, क्योंकि वो अपने धार्मिक इच्छा के अनुसार करना चाहता है। मतलब उसके धर्म के हिसाब से जो चाहता है कि वो किसी चीज़ में वो बांट दे अपनी प्रॉपर्टी को। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे उस चीज़ को रोका। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी सवाल उठा कि जब ये जो आया वसीयतनामा का, तो उसमें हिंदू, पारसी, सिख, जैन, मुस्लिम इन सबको अलग कर दिया गया और ईसाइयों को अलग कर दिया गया। तो ये किसी एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए भेदभावपूर्ण था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि इसका कोई तर्क नहीं है, कोई रीजन नहीं है या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, इसलिए ये भेदभावपूर्ण है या डिस्क्रिमिनेटरी है अपने आप में। अब जब हमने ये दो केस देख लिया है तो एक और बहुत ज़रूरी बात हो जाती है जो हम लोग को समझना है। वो ये है कि हम लोग आए दिन जिक्र होता है, जब भी हम लोग कहीं बात करते हैं, 4 लोग बैठते हैं, 6 लोग बैठते हैं, उसमें एक बात आती है कि आखिर आरक्षण क्यों। आपको भी सोचना चाहिए, आपने भी सोचा होगा, हम भी सोचते हैं, पढ़ने पे भी हम लोग को आता है कि भाई आरक्षण की क्यों ज़रूरत है, क्यों नहीं है। इस पर लेकिन एक सवाल बनता है
कि जब एक वर्गीकरण के लोगों के लिए आप अलग से रूल कानून कायदे नहीं बना सकते हैं तो फिर आरक्षण क्यों देना है। एक सवाल ये भी है कि जब एक पोस्ट है और दो अलग अलग लोग हैं और दोनों की क्वालिफिकेशंस जो है वो सेम है, फिर उनके बीच में अंतर क्यों। ये सवाल हम लोग को बार बार पूछना चाहिए और इसके जवाब को हम लोग को अपने अंदर से ढूंढना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे देश को आरक्षण की जरूरत पड़ी, या क्या संविधान इस चीज़ को कहता है कि आरक्षण देना चाहिए और भेदभाव करना चाहिए लोगों के बीच में। हमारे देश में आर्टिकल 15 जो है संविधान का, वो देश के नागरिकों को छुआछूत से, जातिवाद से, लिंग और अलग अलग तरह के भेदभाव से बचाता है। लेकिन क्या सचमुच में बचाता है? क्या ऐसा है कि हम लोग जातिवाद से या छुआछूत से या भेदभाव से बहुत दूर आ गए हैं? क्या ऐसा है? आप हमें कमेंट में जवाब दे सकते हैं इस चीज़ का। इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है वो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाता है तो उसको पनिश किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है और उससे उस चीज़ के लिए डिमांड किया जा सकता है कि आखिर क्यों किया। लेकिन बात यह है कि हमारा देश जो है वो जाति से आगे नहीं बढ़ पाया है, मतलब वो अब भी जातिगत तरीके में फंसा हुआ है। इसी की वजह से छुआछूत अपने आप में बना हुआ है। साथ ही साथ हम एक बात और देखते हैं कि जो लोग ऊंची जाति के होते हैं वो नीची जाति के लोगों को कमतर मानते हैं या उनको नीचा देखते हैं, उनको ऐसा देखते हैं जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे मुल्क में जाति जो है वो आज से नहीं है, वो टाइम इमेमोरियल रहा है, उसका रेलेवेंस जो है कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि जो पिछड़े हुए इलाके में लोग रहते हैं उनकी क्या हाल है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो आज भी छुआछूत में मानते हैं और लोगों को एक दूसरे के बीच में डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग करके रखते हैं, सेग्रीगेशन होता है। हम देखते हैं दूर दराज के इलाकों में कि ऊंची जाति वाले दूसरे इलाके में रह रहे हैं और छोटी जाति वाले या निचली जाति वाले दूसरे इलाके में रह रहे हैं और दोनों के बीच का इंटरेक्शन बहुत कम है। हम इस बात को भी देखते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है। जितना कम अवेयरनेस है वो इसी वजह से छुआछूत में और जातिगत विभाजन में अब भी मानते हैं। जबकि हमारे मुल्क का संविधान जो है और इसका जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15, वो साफ साफ कहता है कि लोगों के बीच में छुआछूत नहीं होगा और अगर कोई छुआछूत करता है या मतलब कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है और किसी के अगेंस्ट कुछ गलत काम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। क्या एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कभी छुआछूत से कोई परेशानी नहीं हुई या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई जहां पे आपको छुआछूत का सामना करना पड़े? आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। चलिए, जब हमने अभी पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में बात की है तो साथ ही साथ हम बात करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को लेके। हम देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो पिछड़े इलाकों में लोग रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है, विकास बहुत कम पहुँचा है, वहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। या हम देखते हैं कि ये चीज़ शहरों में भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि खुद सरकार 2019 में 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई जिसका मकसद था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मदद पहुंचाना या सरकारी कामों में और सरकारी कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 10% रिजर्वेशन का। क्या अभी हम आपसे बार बार सवाल पूछना चाहते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं आरक्षण, क्या आरक्षण की जरूरत है या नहीं है? साथ साथ आगे ये हुआ कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हुआ और ये 10% का जो कोटा देना था आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए, EWS के लोगों के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, वो पास हो गया। दोनों हाउसेज में मंजूरी हो गई उसकी। साथ ही साथ उस पर हमारे देश के प्रेसिडेंट ने भी उस पर साइन किया और वो फाइनली एक्ट बन गया। जब ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में कुछ संशोधन किए गए, कुछ चेंजेस लाए गए ताकि जो ये EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन है वो आगे लोगों तक इम्प्लीमेंट किया जा सके। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भी और उसके बाद भी इन लोगों के साथ कठिनाइयाँ बनी रही हैं, परेशानियाँ बनी रही हैं और इनकी स्थिति अच्छी करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। अब जब हमने पिछड़े वर्ग
और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में बात कर लिया है, उनकी स्थिति के बारे में बात कर लिया है, तो एक और इस जगह पे बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, वो ये है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है। क्या आर्टिकल 15 महिलाओं के लिए कुछ बोलता है? क्या वो लिंग बेस्ड, जो जेंडर बेस्ड, जो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उससे रिलेटेड कोई बात करता है? तो इसका जवाब है हाँ। जो आर्टिकल 15 है हमारे मुल्क के संविधान का, वो जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बात करता है। लंबे समय से महिलाएं अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हम देखते हैं 1950 के दशक के बाद से धीरे धीरे उनके राइट्स को मान्यता भी मिल रही है और उनको लोग अपने साथ काम करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ में, कार्यों में अपने साथ मिला भी रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देश सिर्फ मर्दों से आगे नहीं बढ़ता, देश सिर्फ मेल पॉपुलेशन से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें वुमेन का भी उतना ही पार्टिसिपेशन है जितना मेल का है। तो आर्टिकल 15 जो है वो महिलाओं को भी उतना ही सुरक्षा प्रदान करता है जितना वो किसी आम नागरिक को करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत के नागरिक या भारत के निवासी को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा, उनको उससे सुरक्षित रखा जाएगा। अब भेदभाव किस चीज़ पे है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भेदभाव होता है वो रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के इस पे होता है। इन सब चीज़ों पे आमतौर पे हम देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमारे मुल्क में जो वर्ग है वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड है या बटी हुई है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़े वर्ग और भी अलग अलग तरीके के हैं। और ये सब भेदभाव से इन लोगों को भी बचाने की बात कही गई। भेदभाव के अपने आप में कई पहलू हैं और वो अन्यायपूर्ण है या इनजस्ट भी है। मतलब कि कई जगह ऐसी बातें हैं जहाँ पर बहुत भेदभाव होता है क्योंकि उनकी जाति अलग है, उनका कास्ट अलग है, इनकी इस चीज़ की वजह से। द हिंदू का एक रिपोर्ट है और उसमें द हिंदू ने सर्वे किया और उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और उसके बाद बताया कि हमारे देश में 2009 के बाद से अनुसूचित जनजाति, जाति और दलितों के अमंग जो क्राइम है वो लगभग 6% बढ़ गया है। मतलब 6% की वृद्धि हुई है या 6% इंक्रीज हुआ है इन लोगों की तरफ भेदभाव। हालांकि इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कानून बनाए गए। उन्हीं में से एक कानून है शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसके तहत उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश के कई सारे हिस्सों में क्रुएल्टी बनी हुई है, बर्बरता बनी हुई है। लोगों को आज भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों का सामना करने में सबसे आगे जो है वो है दलित और ये पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग। तो आज हमने भेदभाव शब्द को समझा, उसके रिलेटेड केस स्टडीज देखा और साथ ही साथ हम आगे बढ़े आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 को समझा। क्लॉज 1 को हमने देखा और उसमें केस स्टडी भी देख लिया हमने और समझने की कोशिश करी और आसान बनाया। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझा सकें। इसी के साथ आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है या ओपिनियन है, राय है, जिससे हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकें और अच्छा कर सकें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम आपको आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब टीम NIH।